everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 16। लास्ट सेगमेंट में स्टूडेंट्स हम ये ऑलरेडी डील कर चुके थे कि अगर मजिस्ट्रेट के पास हम कंप्लेंट करते हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर दैट मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर और अडॉप्ट, जो हमने डील किया था चैप्टर नंबर 15 में। आज हम इस सेगमेंट में डील करेंगे चैप्टर नंबर 16, जहां हमें ये देखना है कि अगर मजिस्ट्रेट के सामने हमने कंप्लेंट किया तो व्हाट इज द प्रोसीडिंग दैट द मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू फॉलो। एंड जहां हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि जब मजिस्ट्रेट के सामने स्टूडेंट्स कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले 200 में क्या करते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं। किसका? कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होगा। कुछ ग्राउंड्स हमने पढ़े जहां पर एग्जामिनेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देन वी वेंट ऑन टू सेक्शन नंबर 201 जो कहता है इफ मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक द कॉग्निजेंस। और ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने हमने क्या कर दिया है, ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने हमने कंप्लेंट फाइल की है तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, अगर कंप्लेनेंट खुद आया है, साक्षात द पर्सन हिमसेल्फ हैज अपीयर्ड, तो डायरेक्ट दैट पर्सन और फॉरवर्ड दैट पर्सन टू द प्रॉपर कोर्ट। एंड अगर कंप्लेंट हमारी राइटिंग में आई है तो उसको क्या कर देंगे, हम फर्दर फॉरवर्ड कर देंगे कहां पर, प्रॉपर कोर्ट के सामने। इन 202 वी रेड कि इशू प्रोसेस को हम पोस्टपोन कर सकते हैं। कब? जब मजिस्ट्रेट को ये लगे दैट inquiry is required, investigation is required to find whether there are sufficient grounds for the proceeding or not. उसके बाद हमने 203 में क्या पढ़ा, 203 में हमने ये पढ़ा कि अगर मजिस्ट्रेट को लगे sufficient grounds नहीं है, क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट को डिसमिस कर सकते हैं। तो 203 में तो हमने कंप्लेंट को डिसमिस करने के बारे में बात कर लिया। 202 में हमने बोला कि इशू प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकते हैं। ये तो हमने वो सिचुएशन बात कर ली जहां पर ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है। बट व्हाट इन केस द ग्राउंड्स आर सफिशिएंट, देन हाउ द मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू प्रोसीड। अंडरस्टूड? सो हम कहेंगे कि हमारा चैप्टर नंबर 16 इज कनेक्टेड विद सेक्शन नंबर 202, जहां पे इशू प्रोसेस को पोस्टपोन करने के बाद उनको लगे नो 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 नो, हमें इशू प्रोसेस को पोस्टपोन नहीं करना था, हमें तो इनफैक्ट प्रोसेस को और इशू करना था, समन्स एंड वारंट हमें इशू करने थे। सो नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर दैट मजिस्ट्रेट इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर। तो यहां पे चलेंगे हम सेक्शन 204 की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड सी दैट व्हाट ऑल डेली टारगेट्स वी हैव टुडे टू कवर। तो हमारे पास आज है स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 16 टू डील विद, जहां हम 204 से लेके 2010 तक चलेंगे। The very important sections under this chapter is 204। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है 206, अति इंपॉर्टेंट पेटी ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है हमको। ओके, वहां पे स्पेशल समन हम कैसे सर्व करेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टडी 209। किसी को याद आ रहा है 209 मैंने कहा मेंशन किया था स्टूडेंट्स? रिमेंबर जब हमने टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस की बात की थी, सेक्शन नंबर 193, that is taking of cognizance by court of session when the magistrate commits the case to him। और committal कहां होता है, 209 में committal होता है। then the very important 210 जो इतना बेसिक है कि शायद अगर हम पढ़ें तो शायद हो सकता है हमें समझ ना आए, लेकिन जब इसका एक्चुअल मीनिंग समझोगे यू विल रियलाइज इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। देखो, हमने बोला कि जब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेते, कॉग्निजेंस कहां लिया जाता है स्टूडेंट, सेक्शन नंबर 190 में लिया जाता है। 191 में 190 सेक्शन नंबर 190 सब सेक्शन 1 में हमने वो ग्राउंड्स पढ़े हैं A B C, दैट इज 3 क्लॉजेस के अंडर हमने 4 ग्राउंड्स पढ़े हैं वेयर द मजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस। आल्सो वी हैव स्टडीड दैट हु इज एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस। ओके, कॉग्निजेंस लेने के बाद स्टूडेंट्स मजिस्ट्रेट दोनों में से कोई एक चीजें कर सकता है। पहला, अगर मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस किसका लिया, एक ऐसा मैटर जो कि उनके सामने कंप्लेंट पे आया है, तो वो क्या कर सकते हैं, कॉग्निजेंस लेने के बाद या तो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे या तो उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। तो मतलब वहां अप्लाई हो जाएगा 203। ओके, डिसमिस वर्ड से कुछ याद आ रहा है, मैंने 2 सेक्शन बताए थे जहां पे हमारी कंप्लेंट को डिसमिस किया जाता है। एक है 203, एक है 204 का सब सेक्शन 4। डिसमिसल से रिलेटेड 2 वर्ड्स है, दो सेक्शंस है, 203 एंड 204 का सबसेक्शन 4। क्लियर? नाउ मैजिस्ट्रेट या तो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा, उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे सफिशिएंट ग्राउंड्स है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल इनिशिएट द प्रोसीडिंग। क्या होगा, प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे, प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे। मतलब यहाँ क्या अप्लाई होगा, चैप्टर नंबर 16 विल अप्लाई। जब प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे तो प्रोसीडिंग शुरू कैसे होती है, प्रोसेस इशू करके। प्रोसेस इशू कहां होता है, चैप्टर नंबर 6 में इशू होता है, सेक्शन नंबर 61 से लेके 90। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। यही वो तरीका है जिससे हम किसी पर्सन की
अटेंडेंस को कंपेल कर सकते हैं अपने कोर्ट में. सो आफ्टर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग अंडर योर चैप्टर नंबर 16, मैजिस्ट्रेट हैज द पावर कि वो प्रोसेस को इशू करेंगे. और इशू प्रोसेस होता कहाँ है? 204 में प्रोसेस इशू होता है. अंडरस्टूड? आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, व्हाट कैन बी द सिचुएशन व्हेन द मैजिस्ट्रेट is looking into the matter और trying the case जहां पे उनके पास कंप्लेंट आई है. अब 204 में हमें ये देखना है क्या 204 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे सेक्शन नंबर नॉट सेक्शन चैप्टर नंबर 15 का फर्दर प्रोसीजर है. दैट इज टू से क्या 204 में हमें सिर्फ वो सिचुएशन दे रखी है जहां पे मैजिस्ट्रेट एक कंप्लेंट केस को दे रहा है, या विदाउट कंप्लेंट केस, दैट इज पुलिस रिपोर्ट वाले मैटर्स में भी क्या 204 अप्लाई होता है या नहीं होता? क्योंकि आपके दिमाग में आएगा मैम मैजिस्ट्रेट के सामने चलो ठीक है कंप्लेंट पे केस आ गया तो 204 में प्रोसेस इशू कर देंगे अगर उनको सफिशिएंट ग्राउंड्स लगते हैं. लेकिन व्हाट इफ मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट पे केस आया है तो भी क्या 204 अप्लाई होगा क्या वहां पे इशू प्रोसेस के लिए? आएगा दिमाग में. सो इसका जवाब हमें देगा 204. कहां मिलेगा हमें जवाब? 204 में मिलने वाला है. सो यहां पे अगर केस, अच्छे से सुनना, अगर केस समन केस है, कैसा है? समन केस है, तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? यहां पे समन इशू करेंगे. अगर केस हमारा वारंट केस है, कैसा है? वारंट केस. अब समन केस क्या है, वारंट केस क्या है, हम ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं. 2 ईयर से बिलो जो भी मैटर्स होते हैं समन केस में आते हैं. वारंट केस, डेथ, एलआई या 2 ईयर से अबव जो भी मैटर्स होते हैं जो जिसमें वो पनिशमेंट मिलती है वो वारंट केस में फॉलो होता है. अगर मैटर वारंट केस है, कैसा है? केस इज ट्रायबल एज अ वारंट केस बाय मैजिस्ट्रेट, देन वहां पे क्या इशू करेंगे? वहां पे मैजिस्ट्रेट समन भी इशू कर सकते हैं एंड वारंट भी इशू कर सकते हैं. क्लियर है चीज? लेकिन अगर हमने प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट की है रिटन कंप्लेंट पे, कैसे इशू की है? रिटन कंप्लेंट पे इशू की है, तो मैजिस्ट्रेट यहां समन भी इशू कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट यहां पर वारंट भी इशू कर सकते हैं. वारंट और समन जब भी इशू करेंगे उसके साथ एक कंप्लेंट की कॉपी भी लगने वाली है. क्लियर है चीज? क्योंकि आपने रिटन कंप्लेंट दिया ना, रिटन कंप्लेंट दिया तो कंप्लेंट की यहां पर कॉपी लगने वाली है. इज इट क्लियर? एंड 204 के साथ हमें 205 डील करना चाहिए कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगे किसी पर्सन की पर्सनल अटेंडेंस की हमको जरूरत नहीं है तो व्हाट कैन मैजिस्ट्रेट डू? मैजिस्ट्रेट कैन डिस्पेंस द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ दैट पर्सन. उसकी व्यक्तिगत रूप से हमें प्रेजेंस कोर्ट में, न्यायालय में आवश्यकता नहीं है, हम उसको डिस्पेंस कर देंगे. मतलब आपको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है. यू कैन अपीयर बाय प्लीडर. इज इट क्लियर? तो हमें ये देखना है 204 में कि कैसा केस है, केस के अनुसार वहां पे प्रोसेस इशू होता है. समन केस में सिर्फ और सिर्फ समन इशू करेंगे, वारंट केस में समन और वारंट दोनों इशू कर सकते हैं, एंड अगर रिटन कंप्लेंट है तो वहां पर समन और वारंट के साथ साथ कंप्लेंट की कॉपी भी भेजेंगे. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से मैटर में हमें प्रोसेस को इशू करने की जरूरत नहीं है? कब तक हम प्रोसेस को इशू नहीं करेंगे? सो 204 ये कहता है नो इशू प्रोसेस अनलेस दीज 2 थिंग्स आर कंप्लाइड. अगर लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस फाइल नहीं की है, जब तक कि लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हम फाइल ना कर दें तब तक मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? यहां पे प्रोसेस को इशू नहीं करेंगे. पॉइंट नंबर 2, प्रोसेस फी जब तक पे ना कर दी जाए तब तक प्रोसेस को इशू नहीं किया जाएगा. एंड अगर प्रोसेस फी पे नहीं की है मतलब 204 का सबसेक्शन 4 कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी. ये देखो कल ही हमने पढ़ा था, क्या हो जाएगी बच्चों? यहां पर कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगी. क्लियर है चीज? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो टू सेक्शन नंबर 204. ओपन योर बैरेक्स एंड नाउ वी विल रीड सेक्शन नंबर 204, क्योंकि ये सेक्शंस ऐसे हैं स्टूडेंट्स जहां से आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट इंटरव्यू में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो फर्स्ट सबसेक्शन इज if in the opinion of the magistrate who is taking the cognizance there is sufficient grounds of proceeding and the case appears to be clause A summon case, he shall issue summon for the attendance of the witness. Sorry, accused के स्टूडेंट्स प्रेजेंस के लिए हम समन इशू कर देंगे. क्लियर? नेक्स्ट बी क्लॉज बोला है अ वारंट केस ही मे इशू अ वारंट और इफ ही थिंक्स फिट अ समन ऑल्सो for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before the magistrate, or if he has no jurisdiction himself, some other magistrate having the jurisdiction. Clear है? Subsection 2 ये कहता है no summon or warrant shall be issued against the accused until the list of prosecution witness has been filed. ये किस में दे रखा है? ये सबसेक्शन 2 में दे रखा है.
सबसेक्शन 3, द प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड ऑन अ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग, मतलब कि अगर पुलिस रिपोर्ट पे मैटर आया तो, एंड अगर कंप्लेंट पे, अगर कंप्लेंट कैसी है, रिटन कंप्लेंट है, एवरी समन और वारंट शैल बी accompanied with a copy of the complaint, बराबर चीज। सबसेक्शन 4 ये कहता है व्हेन बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स प्रोसेस फी और अदर फीस payable, no process shall be issued until the fees are paid, and if such fees are not paid within the reasonable time, magistrate may dismiss the complaint। दो चीजें हैं सबसेक्शन 4 में। पहला कि जब तक आप फीस, प्रोसेस फी पे नहीं करते थे तब तक हम प्रोसेस को इशू नहीं करेंगे, एंड अगर आपने फीस को पे नहीं किया है तो कंप्लेंट क्या हो सकती है, डिसमिस हो सकती है। मैजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशनरी पावर है। व्हाई डिस्क्रिशनरी मैम? बिकॉज वर्ड क्या लिखा है, मे, शैल नहीं लिखा है, मे लिखा है, ओके। एंड सबसेक्शन 5 सेज नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 84, जो कि आपकी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड बात करता है। सी, ओके, नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू जुरिसडिक्शन, सॉरी, इट इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस रिगार्डिंग द प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस, सर्टेन अदर प्रोविजंस दैट आर गिवन आफ्टर योर अटैचमेंट एंड प्रोक्लेमेशन। क्लियर है ये चीज? ओके, सो दिस इज योर 204। एंड मैंने क्या बोला, 205 में मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं। सबसेक्शन 1 वेयर अ मैजिस्ट्रेट इशूज अ समन, जहां पे उन्होंने समन इशू किया। समन क्यों इशू करते हैं? क्योंकि हमें पता है ना कि हमें किसी पर्सन की अपीयरेंस कोर्ट में रिक्वायर्ड है। ही में if he sees reason to do so dispense the personal attendance of the accused and permit him to appear by pleader, कि आप पर्सनली मत आइए, आपके प्लीडर के थ्रू भी अगर आप अपीयर हुए तो चलेगा। सबसेक्शन 2 बट द मैजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग द केस, जो मैजिस्ट्रेट ऐसे मैटर को ट्राई कर रहे हैं या इंक्वायर कर रहे हैं एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड एंड एनफोर्स द अटेंडेंस इन द मैनर हियरइन बिफोर प्रोवाइडेड, जैसे आपको ऊपर प्रोवाइड कर रखा है। सो बेसिकली यहाँ पे 205 में पर्सनल अटेंडेंस डिस्पोज भी कर सकते हैं और पर्सनल अटेंडेंस को क्या कर सकते हैं, कंपेल भी कर सकते हैं कि आपको अपीयर होना पड़ेगा। कैसे? जैसे 204 में दे रखा है उस तरीकों से हम पर्सनल अटेंडेंस उस पर्सन की इंश्योर कर सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज योर 204 एंड 205। मूविंग ऑन टू 206 में देखो, 206 पता है किससे कनेक्टेड है स्टूडेंट्स? डायरेक्टली 204 से कनेक्टेड, क्योंकि 204 में हमने क्या बोला कि समन केस है, वारंट केस है, आपका कंप्लेंट इन राइटिंग पर है, तो हम कैसे एक पर्सन की अपीयरेंस को कंपेल करेंगे, क्या प्रोसीजर हमारे मैजिस्ट्रेट अपनाएंगे जिससे कि प्रोसीडिंग इनिशिएट हो, जिससे कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो। तो वैसे के वैसे 206 आपके 204 को हेल्प करता है, सप्लीमेंट करता है, क्योंकि 206 बता रहा है कि हम कुछ स्पेशल समन सर्व करेंगे अगर ऑफेंस पेटी ऑफेंस है तो। कैसा ऑफेंस है? पेटी ऑफेंस है तो। अब पेटी ऑफेंस क्या होता है? पेटी ऑफेंस के बारे में हमें अच्छे से बता रखा है सेक्शन 260, 261 में, इनफैक्ट 253 में भी हमें पेटी ऑफेंस का जिक्र करने को या जिक्र दिखता है। लेकिन बेसिकली अगर पेटी ऑफेंस देखें तो आपके 206 में आपको पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन दिखेगी। कहां दिखेगी वो बताऊंगी, 206 को पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम। पेटी ऑफेंस में इन्होंने बोला कि जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं वो ऐसे पेटी ऑफेंस को ट्राई कैसे करेंगे, समरी ट्रायल होगी उसकी। समरी ट्रायल होगी मतलब सेक्शन नंबर 260 टू 265 ऑफ सीआरपीसी विल अप्लाई। ठीक है, 260 टू 265 ऑफ सीआरपीसी विल अप्लाई, जो कि बताता है कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या होता है। और समरी ट्रायल कौन से मैटर्स में? पेटी ऑफेंसेस में। आपका एक अक्यूज्ड अपीयर कैसे होगा? जब हम बात करें पेटी ऑफेंस की और हम समन सर्व कर रहे हैं उस पर्सन को, स्पेशल समन सर्व कर रहे हैं, तो या तो वो पर्सनली अपीयर हो सकता है या अपने प्लीडर के द्वारा भी अपीयर हो सकता है। एंड पेटी ऑफेंस में अगर उसने गिल्टी प्लीड कर लिया कि यस मैंने ऑफेंस किया है, तो उस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ फाइन देने को बोला जाता है। क्या बोला जाता है पेटी ऑफेंस में? विच आर पनिशेबल ओनली एंड ओनली विद फाइन विद ₹1000। फाइन कितना होता है? 1000 रुपीज का फाइन होता है। एंड अगर उस पर्सन ने प्लीड गिल्टी कर लिया लेकिन विदाउट अपीयरिंग वो प्लीड गिल्टी कर रहा है, उसको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं या वो नहीं आ रहा है, तो कैसे प्लीड गिल्टी करेगा? वो फाइन पे करवा सकता है, या तो पोस्ट के थ्रू भिजवा देगा कोर्ट में, या मैसेंजर के थ्रू, या फिर अपने प्लीडर के थ्रू ऐसा फाइन कोर्ट में भिजवा सकता है। कितना अमाउंट ऑफ फाइन उस पर ज्यादा से ज्यादा इंपोज किया जा सकता है? 1000 रुपीज, क्योंकि पेटी ऑफेंस का मतलब ही यही है, ऑफेंस इज पनिशेबल ओनली एंड ओनली विद 1000 रुपीज। क्लियर है? तो पेटी ऑफेंस में सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट कितनी है? 1000 रुपीज की पनिशमेंट है।
एंड स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर दिए गए हैं 206 के अंडर, जहां उन्होंने बोला स्टेट गवर्नमेंट कुछ मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है। क्या एम्पावर कर सकती है मैजिस्ट्रेट को? कि अब 206 सेक्शन 206 सबसेक्शन 1 में जब ऑफेंस को ट्राई कर रहे हैं तो आप ऑफेंस को कंपाउंड कर सकते हैं 320 में। 320 क्या लिस्ट मेंशन करता है? ऑफेंसेस व्हिच आर कंपाउंडेबल। देयर आर सर्टेन ऑफेंसेस व्हिच आर कंपाउंडेबल ओनली विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, व्हाइल देयर आर मेनी सच ऑफेंसेस व्हिच आर कंपाउंडेबल विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम प्लस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। क्लियर? ऑफेंस अगर पनिशेबल है मोर देन 3 months तो क्या उस मामले में ऑफेंस को कंपाउंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये 206 में हम अभी पढ़ने वाले हैं। एंड कोई भी पेटी ऑफेंस है स्टूडेंट्स तो उसमें अपील नहीं होती है। नो अपील फ्रॉम द कन्विक्शन और फ्रॉम द एक्विटल गिवन और एक्विटल डिसीजन गिवन इन द केस ऑफ पेटी ऑफेंस, कोई भी अपील नहीं होगी। किसने बोला? 376 ने साफ साफ बोला। तो पेटी ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है हमें एक साथ पढ़ना चाहिए। ओके, तो 206 में बोला पेटी ऑफेंस है तो हम स्पेशल टाइप के समन भेज के उस पर्सन को क्या करेंगे? बुलाएंगे। लेकिन वो स्पेशल समन क्यों है? क्योंकि हमने बोला तुम्हें खुद से आने की जरूरत नहीं, प्लीडर को भेज सकते हो, दैट इज एनफ। एंड अगर आप गिल्टी पाए जा रहे हो तो आपको उस वक्त भी आने की जरूरत नहीं, आप अपने प्लीडर पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू फाइन भिजवा सकते हैं। दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एज स्पेशल समन। समन भेजने के बावजूद भी वी कैन आस्क हिम कि आप पर्सनली अपियर होने की जरूरत नहीं, प्लीडर के थ्रू अपियर हो सकते हैं। क्लियर? एंड 253 क्या बोल रहा है? आपको प्रोसीजर बता रहा है जहां 206 में पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया पेटी ऑफेंस के लिए, लेकिन पर्सन क्या है? एब्सेंट है, मतलब कोर्ट में नहीं आ रहा है। तो सेम चीज दे रखी है कि वो पर्सन फाइन भेज सकता है पोस्ट के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू या फिर अपने प्लीडर के थ्रू। ये 253 में दे रखा है। सो 206 में हम पेटी ऑफेंस के लिए एक पर्सन को स्पेशल समन भिजवा रहे हैं और पेटी ऑफेंस के मामले की जो प्रोसीजर है वो कहां दे रखी है? 253 में दे रखी है। इट इज सेम लाइक द कंसेप्ट दैट वी हैव स्टडीड अंडर 199 सबसेक्शन 2 रीड विद 237। 199 सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? वीआईपी डेफेमेशन के बारे में पढ़ा और उनकी प्रक्रिया, उनकी प्रोसीजर कहां दे रखी है? 237 में दे रखी है। वैसे के वैसे 206 में हमें पेटी ऑफेंस से रिलेटेड स्पेशल समन्स की बात कर रखी है और उसकी प्रोसीजर कहां दे रखी है? 253 में प्रोसीजर दे रखी है जब एक्यूज क्या है? पर्सनली अपियर नहीं हुआ या फिर एब्सेंट है, कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। तो हमें 206 को पढ़ना है 253 के साथ। और 376 क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मैम पेटी ऑफेंस के मामले में नो अपील, कोई अपील नहीं होने वाली है। और पेटी ऑफेंस का प्रोसीजर कैसे रहने वाला है? समरी ट्रायल होगी उनकी। क्या होगी? नो वारंट ट्रायल, नो समन ट्रायल। No warrant trial as per court of session or by magistrate, police report, otherwise police report और या फिर आपके warrant trial summon trial। कोई भी प्रोसीजर ये वाली नहीं अपनाई जाएगी। कौन सी प्रोसीजर अपनाई जाएगी? समरी ट्रायल वाली प्रोसीजर अपनाई जाने वाली है। क्लियर है? और समरी प्रोसीजर की ट्रायल कहां दे रखी है? 260 से 261 तक दे रखी है। क्लियर है? हालांकि 260 और 261 को जब हम पढ़ेंगे तो एक बार 206 को वापस से हम याद करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 206। 206 को अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 सबसेक्शंस दे रखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट सबसेक्शन सेज इफ इन द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस, जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं वो cognizance of a petty offense, the case may be summarily disposed under 260 or 261. The magistrate shall, except where is for the reasons to be recorded in writing of the contrary opinion, अगर उनको कुछ उसके विरुद्ध लगता है, उल्टा लगता है, तो वो अपना डिसीजन सुना सकते हैं। Otherwise, issue summon to the accused requiring him to either appear in person or by pleader। तो इस समन को स्पेशल समन क्यों बोला है? हम समन हमेशा किस लिए भेजते हैं? ताकि हम अक्यूज पर्सन या विटनेस को बुला सके, लेकिन यहां पर बोला या तो तुम खुद आ जाओ या फिर प्लीडर के थ्रू अपियर हो सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट, appear in person or by pleader before the magistrate on the specified date, और if he desires to plead guilty, उस समन में भी लिख दिया कि अगर आप प्लीड गिल्टी करते हैं, खुद से अपना अपराध स्वीकार करते हैं, गिल्टी टू चार्ज विदाउट अपियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, बिना मैजिस्ट्रेट के सामने अपियर हुए अगर आप प्लीड गिल्टी करना चाहते हैं, टू ट्रांसमिट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट, जो डेट आपको स्पेसिफाई कर रखी है उस दिन ट्रांसफर कीजिए। क्या? या तो बाय पोस्ट, बाय मैसेंजर टू द मैजिस्ट्रेट द सेड प्ली इन राइटिंग, लिख के भेजना पड़ेगा। प्लीड गिल्टी मतलब वो प्ली ऑफ गिल्टी आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू लिखनी पड़ेगी। एंड साथ में देखो क्या लिखा है, एंड अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन। सो बेसिकली हम समन में उसके लिए फाइन भी दे रहे हैं, उसको या तो पर्सनल अपियर होने के लिए या फिर प्लीडर के थ्रू अपियर होने की भी परमिशन दे रहे हैं।
ओके साथ ही साथ उसमें ये भी बोलता है कि अगर आप प्लीड गिल्टी करना चाहते तो प्लीड गिल्टी कर लीजिए, लेकिन वो प्ली लिखित में मैसेंजर या फिर पोस्ट के थ्रू कहाँ भेजनी है, मजिस्ट्रेट के पास भेजनी है जो कि कॉग्निजेंस ले रहे हैं मैटर का या जिन्होंने आपको समन भेजा है, एंड उसके साथ आपको अमाउंट ऑफ फाइन भी भेजने वाला है। और इफ ही डिसाइड्स टू अपीयर बाय द प्लीडर एंड टू प्लीड गिल्टी टू द चार्ज, और अगर वो चाहे तो प्लीडर के थ्रू अपीयर हो सकते हैं एंड टू प्लीड गिल्टी टू चार्ज थ्रू सच प्लीडर, उस प्लीडर के थ्रू गिल्टी प्लीड कर सकते हैं। ओके टू ऑथराइज इन राइटिंग द प्लीडर टू प्लीड गिल्टी to the charge on his behalf and pay the fine through such pleader। तो या तो वो खुद से लिखित में प्ली भेज देंगे गिल्टी की प्लस अमाउंट ऑफ फाइन ट्रांसफर कर देंगे, या फिर वो प्लीडर को कोर्ट में भेज के प्लीडर के थ्रू अपनी गिल्टी होने का प्ली जो है वहां दे सकते हैं और प्लीडर के थ्रू वहां पे फाइन दिलवा सकते हैं। क्लियर ये पॉइंट। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज, फाइन किसी भी हाल में 1000 रुपीज से ज्यादा नहीं रहेगा। नाउ सब सेक्शन 2, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटी ऑफेंस, सेक्शन 206 का सब सेक्शन 2 बच्चों क्या डिफाइन करता है, व्हाट इज मेंट बाय पेटी ऑफेंस। पेटी ऑफेंस मींस एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद फाइन not exceeding 1000 rupees but does not include, क्या इंक्लूड नहीं करता है, वो ऑफेंसेस जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर पनिशेबल हैं, और एनी अदर लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द अक्यूज पर्सन इन द एब्सेंस ऑन द प्ली ऑफ गिल्टी, और एनी अदर लॉ विच provides for convicting the accused person in his absence on the plea of guilty। तो इन दोनों को क्या किया जाता है, ये इंक्लूड नहीं होते हैं पेटी ऑफेंसेस में। क्लियर। अब सब सेक्शन 3 बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि सब सेक्शन 3 कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। सुनो, सब सेक्शन 3 ये बोलता है द स्टेट गवर्नमेंट में स्पेशली एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर कॉन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1। सो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, मैम पेटी ऑफेंसेस को कौन ट्राई कर सकता है? पेटी ऑफेंसेस को हर वो मैजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर करे इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस व्हिच इज कंपाउंडेबल अंडर 320। सो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, ओके इसका इंटरप्रिटेशन मैं अभी करूँ, पहले मैंने कुछ और इंटरप्रिटेशन कर दिया। सुनो अच्छे से, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, किसी भी मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकते हैं कि आप पेटी ऑफेंसेस को ट्राई कीजिए, या फिर आप उन ऑफेंसेस को क्या कर सकते हैं, पेटी ऑफेंस के रूप में ट्राई कर सकते हैं जो कि कंपाउंडेबल है 320 के अंदर, और एनी ऑफेंस for which imprisonment for a term not exceeding 3 months और फाइन। तो मैजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकता है कि आप हर वो मैटर को जैसे सबसेक्शन 1 में पेटी ऑफेंस के रूप में ट्राई करने के लिए बोला गया है, आप हर उस ऑफेंस को पेटी ऑफेंस की तरह ट्राई कर सकते हो जो कि मैटर कंपाउंडेबल है 320 के अंदर, या फिर ऐसा ऑफेंस है जो कि जिसकी की पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं है, तो आप हर उस ऑफेंस को 206 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत पेटी ऑफेंस मानकर क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है। और विद फाइन और विद बोथ where the magistrate is of opinion that having regard to facts and circumstances the imposition of fine would meet the ends of justice। सो पहले ये सुनो, अगर आपके पास सवाल आ जाए व्हाट इज पेटी ऑफेंस, तो 206 सबसेक्शन 2 में हमें बताया पेटी ऑफेंस जनरली क्या है, लेकिन मैं इसमें 2 चीजें और ऐड करूंगी। मैं बोलूंगी पेटी ऑफेंस वो भी है जो 206 सबसेक्शन 3 में दे रखा है, बिकॉज वहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो मैजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आप दो ऑफेंसेस को या 2 क्राइटेरियाज अगर फुलफिल हो रहे तो उन 2 क्राइटेरियाज को भी आप 206 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पेटी ऑफेंस मान के ट्राई कर सकते हैं। वो 2 कौन सी चीजें हैं, पहला है हर वो ऑफेंस जो 320 के अंदर ट्राइबल है और वर्ड लिखा, या फिर ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 महीने से ज्यादा की नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकता है कि आप इन मैटर्स को पेटी ऑफेंस मान के 206 सबसेक्शन 1 में ट्राई कर लीजिए। अंडरस्टूड द कंसेप्ट। तो हमें अगर पेटी ऑफेंस समझना है, पेटी ऑफेंस की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो 206 सबसेक्शन 2 भी लिखोगे एंड 206 सबसेक्शन 3 भी लिखेंगे। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड द पॉइंट। चलिए अब चलेंगे हम आगे जहां हमें पढ़ना है। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हमारा कोर्ट क्या करता है, कॉग्निजेंस लेता है ना, जब हमारा कोर्ट कॉग्निजेंस ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई किया जाता है। किसको? अक्यूज को डॉक्यूमेंट सप्लाई किया जाता है। एंड चैप्टर नंबर 16 में डॉक्यूमेंट्स का सप्लाई 2 सेक्शंस के अंतर्गत हो रहा है। एक होता है 207 में, एक होता है 208 में। 207 में हम डॉक्यूमेंट्स को तब सप्लाई करते हैं जब मैटर के
सॉरी, जब मैटर कैसा है या केस कैसा है, पुलिस रिपोर्ट पे, मतलब एफआईआर फाइल की गई थी, एफआईआर फाइल की गई थी, और यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने क्या फाइल किया, चार्जशीट फाइल की है। तो यहां जब मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट फाइल की गई है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे कौन से सेक्शन के अंतर्गत अक्यूज को डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे, सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहां होगा, 207 में होगा, अगर केस पुलिस रिपोर्ट पे है, दैट इज टू से एफआईआर पे। लेकिन अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट पे है, तो अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर कंप्लेंट केस आया है मजिस्ट्रेट के सामने, किसी ने कंप्लेंट फाइल की थी, आप मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स किसको किसको सप्लाई करेंगे, कैसे सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर प्रोसीडिंग है अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, दैट इज कंप्लेंट केस की प्रोसीडिंग चल रही है, एंड मजिस्ट्रेट जो प्रोसेस को इशू कर रहे हैं 204 में, उनको लग रहा है कि ये मैटर ट्राइबल किसके द्वारा है, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्राइबल है। सो मैटर कैसा है, मैटर एक तो कंप्लेंट पे आया, दूसरा उसके साथ क्या है, एंड द मैटर इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो क्या मजिस्ट्रेट खुद से उस मैटर को ट्राई करेंगे, नो, कमिट करेंगे, और कमिट कहां होता है, 209 में कमिट होता है। तो क्वेश्चन इज, जहां मजिस्ट्रेट के सामने स्टूडेंट्स ऐसा कंप्लेंट केस आता है विच इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो क्या मजिस्ट्रेट डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे, या फिर हम आगे कोर्ट ऑफ सेशन को मैटर भेज ही रहे ना, तो अपना कोर्ट ऑफ सेशन डॉक्यूमेंट सप्लाई कर देगा, हम क्यों करें, क्या मैटर है। क्या जो मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट केस आया है, नाउ मजिस्ट्रेट रियलाइज नो दिस मैटर इज डायरेक्टली और दिस मैटर इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो ये कोर्ट ऑफ सेशन को भेजते हैं, तो ये मजिस्ट्रेट खुद से उन डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई करेगा अक्यूज को, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन की ड्यूटी है। सो आंसर मिलता है 208 में। तो वो मजिस्ट्रेट जो कि मैटर को क्या कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कोर्ट ऑफ सेशन के सामने, वो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं करेगा। सो कोर्ट ऑफ सेशन को आप जब मैटर कमिट कर रहे हैं उससे पहले ही डॉक्यूमेंट सप्लाई कर दो अक्यूज को, ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहने वाली है। क्लियर है, ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहने वाली है। जिस मैजिस्ट्रेट ने प्रोसेस इशू किया 204 के अंडर, कब, जब मैटर कैसा है, कंप्लेंट केस पे है, एंड दे हैव रियलाइज दैट द मैटर इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो 209 में कमिट करने से पहले क्या करेंगे, हमारे अक्यूज को डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा मैजिस्ट्रेट खुद, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं। ओके, क्लियर है। सो 207 एंड 208 में ये फर्क है। अब एक बार ये देखेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सप्लाई करने हैं स्टूडेंट्स। ओके, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें सप्लाई करने हैं। सो आई विल बी रीडिंग आउट सेक्शन नंबर 207. In any case where the proceeding has been instituted on police report, that is FIR charge sheet, the magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost. क्या क्या, पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्ज शीट की कॉपी, सेकेंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अंडर रिकॉर्डेड अंडर 154 मतलब FIR की कॉपी भेजिए, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 161 के अंदर स्टेटमेंट कौन रिकॉर्ड करता है, पुलिस, ऑफ ऑल पर्सन्स whom the prosecution purposes to examine as a witness excluding any part thereof, जो कि हमने 173 सबसेक्शन 6 में बोला था ना कि भैया पुलिस के पास पावर है कि मजिस्ट्रेट को जब चार्जशीट भेजेंगे तो बोल सकते हैं साहब इस मैटर को आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं, आप इसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो उसके बारे में क्या करना है, उसके बारे में हमें एक्सक्लूड करना है, ऐसा कुछ भी इन्फॉर्म, वो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना है। कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 164 के अंदर जो कन्फेशन किसका, अक्यूज का, और स्टेटमेंट किसका, विटनेसेस का, कौन, मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं, तो उन सबका भेजना है हमको डॉक्यूमेंट्स। एनी अदर डॉक्यूमेंट विच आर रेलेवेंट, एक्सट्रैक्ट्स, ओके, और अदर कोई डॉक्यूमेंट्स हुए तो उसका भी डॉक्यूमेंट, इन सबका क्या करना पड़ेगा, कॉपी भेजना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट अक्यूज को। प्रोवाइडेड दैट मैजिस्ट्रेट में आफ्टर परस्यूइंग एनी सच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज रेफर्ड टू इन क्लॉज 3 and considering the reason given by the police officer for the request, direct that the copy of that part of the statement or such portion as the magistrate think proper shall be furnished to the accused. ठीक है, provided that if the magistrate is satisfied, जो document उन्होंने clause 5 में, that is other document जो refer किया है, that is voluminous, he shall instead of furnishing the accused with the copy, direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader. अगर अदर डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स जो कि वॉल्यूमिनस है, बहुत भारी है, बड़ा सा डॉक्यूमेंट है, जो कि हम अक्यूज को इतनी बड़ी कॉपी नहीं दे सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, अक्यूज या तो खुद आके उसको एक बार क्या कर लो, उसको इंस्पेक्ट कर लो, या फिर अपने प्लीडर को, अपने वकील साहब को भेज दो, वो आके इस मैटर को, इस डॉक्यूमेंट को देख लेंगे। ठीक है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी उसको भी देखने के लिए। 208 सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट and document to the accused in other cases triable by court of session.
कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है, मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल नहीं है. Where in the case instituted otherwise than on police report, it appears to the magistrate issuing process under 204. 204 में जो मैजिस्ट्रेट प्रोसेस को इशू कर रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो कंप्लेंट केस आया है उनके पास, it appears okay that the offence is triable exclusively by court of session. The magistrate shall without delay free of cost furnish to the accused first स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 200 और 202. तो यहाँ पे अच्छे से देखना स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर लिख देती हूँ सो दैट इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर यू टू मेंशन इट इनटू योर नोट्स. अब देखो 208 में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं. सबसे पहले हम सबमिट करेंगे क्लॉज 1 में ये लिखा है कोई भी स्टेटमेंट जो कि हमने 200 या 201 में लिया है. स्टेटमेंट 200 में कौन सा ले रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं ना विटनेसेस और कंप्लेनेंट को, वो सारा. सेकंड बोला है कोई भी कन्फेशन है या स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड किया गया है अंडर सेक्शन 161 एंड 164, ये तो सेम वही हो गया जो हमने 207 में दिया है. एनी डॉक्यूमेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, any document produced before the magistrate on which the prosecution proposes to rely, या फिर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया है जिस पर कि प्रोसिक्यूशन रिलाई करना चाहता है, उन सब की कॉपी 208 में हम देंगे. प्रोवाइडेड दैट कि अगर वो डॉक्यूमेंट वॉल्यूमनेस लग रहा है तो हम बोल सकते हैं अक्यूज को या तो खुद से इंस्पेक्ट कर लो या फिर अपने प्लीडर को भेज दीजिए. 208 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे मैटर कौन सा है, जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है, लेकिन ड्यूटी किसके ऊपर डाली, उस मैजिस्ट्रेट के ऊपर हमने ड्यूटी डाली है जो कि प्रोसेस को इशू कर रहे हैं. इज इट क्लियर? ओके. और जिसके सामने कंप्लेंट आई थी. क्लियर? ओके. सो नाउ वी विल गो टू सेक्शन नंबर 209 जो कि ये कहता है डॉक्यूमेंट्स जब आपने क्या कर दिए हैं 207 और 208 का कंप्लायंस कर दिया है तो फिर क्या यहाँ पर हम मैटर को क्या कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं. जो 209 में क्या होता है स्टूडेंट्स, कमिटमेंट होता है. कमिटमेंट किसको हो रहा है, टू कोर्ट ऑफ सेशन. क्लियर है ये पॉइंट? नाउ सी कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय इट. आपको इसको किसके साथ पढ़ना है, दिस यू हैव टू रीड दिस विद सेक्शन 193 क्योंकि 193 में ही तो हमने पढ़ा कौन से वो मैटर्स हैं जो कि कोर्ट ऑफ सेशन जब मैटर कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है तो कोर्ट ऑफ सेशन कब कॉग्निजेंस लेगा, जब उसके पास कमिट कर दिया जाएगा. और कमिटल कहां हो रहा है, 209 में हो रहा है केस कमिट. When the case is instituted on a police report or otherwise, so 209 कहां पे अप्लाई होता है, दोनों केसेस में अप्लाई होता है. पहला अगर केस पुलिस रिपोर्ट पे है तो, एंड अगर केस कंप्लेंट पे है तो. कंप्लेंट केस है मतलब 208 को कंप्लाई करेगा वो मैजिस्ट्रेट जिसके पास जिसने प्रोसेस को इशू किया है अंडर सेक्शन 204. ठीक है. अगर the case is instituted on police report or otherwise, the accused before appears or is brought before the magistrate, जब magistrate के सामने प्रस्तुत हुआ, and it appears to the magistrate that offense is exclusively triable by court of session, he shall. 4 चीजें करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? 4 things will be done by that magistrate students. कौन सा magistrate जिसके सामने accused appear हुआ है या brought किया गया है, that is arrest करके लेके आया गया है. Clause A, commit. मैटर को हम कमिट करेंगे किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, प्रोवाइडेड कि हमें 207 एंड नहीं और बोला है 207 या 208 को कंप्लाई करना पड़ेगा. मतलब यहाँ डॉक्यूमेंट्स वो खुद मैजिस्ट्रेट भेजेंगे, उसके बाद मैटर को कोर्ट ऑफ सेशन के बाद हम कमिट कर देंगे. ठीक है, क्लियर है. And subject to the provisions of this code regarding the bail, remand the accused to the custody unless the commitment is done. जब तक हम कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर को कमिट नहीं कर देते तब तक उस पर्सन को क्या करने वाले हैं, रिमांड पर रखने वाले, दैट इज अपनी कस्टडी में रखेंगे. पॉइंट नंबर बी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू बेल, रिमांड द अक्यूज्ड टू द कस्टडी. क्या करेंगे हम, उस पर्सन को रिमांड पे रखेंगे अक्यूज्ड को ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल. ड्यूरिंग ट्रायल और until conclusion of trial. ठीक है. Remand the accused to the custody. कब तक कस्टडी में रख सकते हैं, जब तक हमारी ट्रायल खत्म नहीं हो जा रही, दैट इज जब तक ट्रायल चल रही है तब तक, एंड जब तक ट्रायल क्या नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, कंक्लूड नहीं हो जाती, तब तक के लिए जब हम कोर्ट ऑफ सेशन के पास मैटर को कमिट कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि उसको हम रिमांड में भेज सकते हैं. ठीक है. थर्ड बोला है सेंड द कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ केस. तो मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के पास हमें केस का रिकॉर्ड भी भेजना पड़ेगा, प्लस वो सारे डॉक्यूमेंट्स विच आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन एविडेंस.
क्लॉज डी बोला है हमें नोटिफाई करना पड़ेगा, किसको नोटिफाई करेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई करेंगे ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हमें बताना पड़ेगा कि हमने मैटर को कमिट कर दिया है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। These are the 4 things that we need to comply before committing the case under 209. So 209 का कनेक्शन किसके साथ है, 207, 208 के साथ है। ओके उसके बाद वो चाहे मैजिस्ट्रेट तो क्या कर सकते हैं, अक्यूज को हम रिमांड पे भेज सकते हैं जब तक कि हमारी ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाती एंड जब तक हमारी ट्रायल कंटिन्यूड है। ड्यूरिंग ट्रायल मतलब जब तक आपकी ट्रायल पेंडिंग है। सी वो सारे रिकॉर्ड्स और हमें डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे जो कि हम एविडेंसेस में रिसीव कर, जो कि हम क्या कर सकते हैं, एविडेंस में प्रोड्यूस किए गए हैं। एंड डी बोला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा मैटर हमने क्या कर दिया है, ऐसा मैटर हमने मैजिस्ट्रेट के सामने क्या कर दिया है, कमिट कर दिया। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ओके क्लियर ये चीज। चलिए आगे चलेंगे जहां हम पढ़ेंगे 2010 फाइनल सेक्शन फॉर टुडे सेगमेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 चीजें होती है। एक ऐसा हो सकता है कि हमारे अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ, हमने उसकी एफआईआर भी फाइल कर दी एंड एट द सेम टाइम हमने मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट भी फाइल कर दी। तो क्या ऐसा होगा क्या कि मैजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट केस के बिहाफ पे खुद से इंक्वायर कर रहा है या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे रहा है, और यहाँ पे जो हमने एफआईआर फाइल की है उस बिहाफ पे पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ली है। तो क्या दोनों चीजें हो सकती है, मैटर सेम है। उस पे हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, अच्छे से देखना, यू कैन सी द हेडिंग। एक तो क्या हो गया, कंप्लेंट केस। आई होप दिस इज विजिबल। ओके मैटर क्या है, कंप्लेंट केस भी हो गई उस सेम मैटर पे और पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि हमने वहां एफआईआर भी फाइल कर दी। देन व्हाट, 3 थिंग्स आर गिवन अंडर 210। अच्छे से सुनना, अगर मैटर कौन सा था स्टूडेंट्स, कंप्लेंट केस था, मतलब मैंने जाके कोर्ट में कंप्लेंट केस भी डाल दिया, मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट भी दे दी, प्लस पुलिस को एफआईआर भी दे दी। दैट इज टू से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है फॉर द केस ऑन पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि एफआईआर फाइल कर दी ना, तो पुलिस इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। तो दोनों चीजें साथ में चल रही है। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जो उनके सामने कंप्लेंट केस है उसको प्रोसीडिंग को क्या कर देंगे, स्टे कर देंगे। तो मैजिस्ट्रेट के सामने जो मैंने कंप्लेंट दी उस पे स्टे लग जाएगा, मतलब पुलिस वाली इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगी एंड पुलिस को क्या बोला जाएगा, कॉल फॉर द रिपोर्ट्स बाय द पुलिस ऑफिसर, क्योंकि पुलिस भी सेम मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैजिस्ट्रेट को लग रहा है ये तो मैटर सेम है, सेम अक्यूज के अगेंस्ट है, आपने वहां एफआईआर भी फाइल कर दी और हमारे पास भी आ गए, दोनों जगह कैसे चलेगा। ओके सो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, जो अपने सामने कंप्लेंट केस है उसको रोक देंगे एक बार और पुलिस को बोलेंगे ये मैटर की एफआईआर भी आई है ना आपके पास, सो ब्रिंग द रिपोर्ट टू अस एंड टेल अस एंड शो अस कि आपकी प्रोसीडिंग कौन से स्टेज पे, व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन दैट यू हैव डन। ओके सिचुएशन नंबर 2, नॉट सिचुएशन बट ये फर्दर आपका इसका क्लॉज का पॉइंट है। मैजिस्ट्रेट टेकिंग द कॉग्निजेंस अंडर पुलिस रिपोर्ट, जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहे हैं कौन से मैटर का, सेम मैटर का, किसके ऊपर, सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन 2, मतलब चार्जशीट फाइल हो गई है कोर्ट में एंड वहां पर उनको पता चला अक्यूज सेम है, क्योंकि हमने इनसे पुलिस रिपोर्ट मंगवाई ना, इन्होंने पुलिस रिपोर्ट सबमिट की एंड मैजिस्ट्रेट अब कॉग्निजेंस ले रहे हैं। नाउ दे हैव रियलाइज कि अक्यूज सेम है, कंप्लेंट केस में भी सेम है और यहाँ पे जो पुलिस रिपोर्ट मैंने मंगवाई है पुलिस के पास से, मतलब चार्जशीट जो हमने मंगवाई है उसमें भी सेम है। देन व्हाट विल मैजिस्ट्रेट डू, मैजिस्ट्रेट इंक्वायर भी करेंगे एंड देन खुद से ट्राई करेंगे दोनों मैटर्स को। दे विल ट्राई बोथ द मैटर्स एज इफ द केस वाज ऑन पुलिस रिपोर्ट। खुद के पास कंप्लेंट आने के बावजूद भी अब पुलिस से उसी मैटर पर पुलिस रिपोर्ट मंगवा ली ना, क्योंकि हमने एफआईआर भी फाइल कर रखी थी। तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट दोनों को क्लब करेंगे और उस मैटर को ऐसे ट्राई करेंगे जैसे कि वो मैटर हमेशा पुलिस रिपोर्ट पर ही इंस्टीट्यूट हुआ था, कभी उसके लिए कंप्लेंट की नहीं गई थी। इस तरीके से मैटर को हम ट्राई करेंगे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जब पुलिस से यहां पर हमने पुलिस रिपोर्ट मंगाई एंड इस पॉइंट में मैजिस्ट्रेट को ये लगा कि जब उनके पास चार्जशीट आ गई, क्योंकि हमने यहां बोला ना कॉल फॉर द रिपोर्ट बाय द पुलिस ऑफिसर, सो व्हेन पुलिस ऑफिसर हैज सबमिटेड द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 एंड मैजिस्ट्रेट फाउंड और इज ऑफ ओपिनियन that this report do not relate to the accused in complaint case। नहीं, कंप्लेंट केस वाला जो अक्यूज है वो अलग है, मैटर अलग है, ऑफेंसेस अलग है एंड जो हमारे पास कंप्लेंट आई है उसमें अलग है, और जो पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट की है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला उसमें तो अक्यूज अलग है। देन व्हाट इज मैजिस्ट्रेट गोइंग टू डू, अब भी क्या साथ में ट्राई करेंगे? नहीं, साथ में ट्राई नहीं करेंगे। मैजिस्ट्रेट विल टेक द कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट
मैजिस्ट्रेट इस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस भी लेंगे एंड साथ ही साथ जो अपनी कंप्लेंट आई थी उसको भी प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उनके पास जो कंप्लेंट आई थी उस केस को भी वो साथ में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं आपको इसका शॉर्ट में चार्ट बना के बताऊं स्टूडेंट्स, तो इसमें ऐसे होगा दैट फर्स्ट जब उनको लग रहा है कि यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट का भी मैटर है और कंप्लेंट केस का भी है, तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे प्रोसीडिंग को, स्टॉप प्रोसीडिंग। और कौन सी वाली प्रोसीडिंग, कंप्लेंट केस वाली प्रोसीडिंग को स्टॉप करेंगे और पुलिस रिपोर्ट कॉल करेंगे कहां से, फ्रॉम पुलिस ऑफिसर से। अब जब स्टूडेंट्स ये पुलिस रिपोर्ट आई तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो उनको लगेगा दैट अक्यूज्ड इज सेम इन कंप्लेंट केस प्लस पुलिस रिपोर्ट दोनों में सेम है, या ये हो सकता है अक्यूज्ड इज नॉट सेम इन कंप्लेंट केस प्लस पुलिस रिपोर्ट, दोनों में अक्यूज क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो इस मैटर में क्या होगा, जब वो सेम है तो हमारे मैजिस्ट्रेट ट्राई करेंगे दोनों को टुगेदर, पुलिस रिपोर्ट वाले मैटर को एंड कंप्लेंट केस को दोनों को साथ में ट्राई करेंगे एज इफ द केस इज ऑन पुलिस रिपोर्ट, जैसे कि हमने एफआईआर फाइल की थी, कभी कंप्लेंट फाइल ही नहीं की, लेकिन पता चला कि कंप्लेंट केस और पुलिस रिपोर्ट में अक्यूज अलग अलग हैं, तो यहाँ पे मैजिस्ट्रेट दो चीजें करेंगे। पहले तो वो कॉग्निजेंस लेंगे पुलिस रिपोर्ट पे, कॉग्निजेंस लेंगे पुलिस रिपोर्ट पे जो कि यहाँ पे इन्होंने भेजी है ना, इसका यहाँ पे कॉग्निजेंस लेंगे, प्लस प्रोसीड करेंगे किससे, प्रोसीडिंग ऑफ कंप्लेंट केस को भी स्टार्ट किया। कौन सी कंप्लेंट केस को, जिसको कि हमने यहाँ स्टॉप कर दिया था, जिस प्रोसीडिंग को हमने यहाँ स्टॉप कर दिया था, अब उसको वापस क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और जब हम पुलिस रिपोर्ट मंगाई थी इन्वेस्टिगेशन वाली, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद पुलिस रिपोर्ट मंगवाई, अब उस पर कॉग्निजेंस ले लेंगे। इज इट क्लियर? आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। एक बार मैं सेक्शन 210 को अच्छे से पढ़ूंगी। देयर आर 3 सबसेक्शंस दैट आर गिवन। ओके, फर्स्ट सबसेक्शन हेडिंग पढ़ते हैं, प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज कंप्लेंट केस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। सेम क्या है स्टूडेंट्स, ऑफेंस है। ओके, सी सबसेक्शन 1 ये कहता है व्हेन इन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का मतलब मैंने यहाँ कंप्लेंट केस लिखा है, हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज कंप्लेंट केस। जो स्टूडेंट्स केस पुलिस रिपोर्ट पे नहीं आया है मतलब वो कंप्लेंट केस है, मतलब हम मजिस्ट्रेट के पास जाके हमने कंप्लेंट फाइल की, और पुलिस रिपोर्ट पे केस आने का मतलब क्या, हमने एफआईआर फाइल की थी। ओके, क्लियर? इट इज मेड टू अपीयर टू मजिस्ट्रेट during the course of inquiry and trial inquiry plus inquiry और वर्ड लिखा ना, हाँ, इंक्वायरी और ट्रायल पे अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा महसूस करवाया जाता है that an investigation by the police is in progress, कि ऑलरेडी वहां पर इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है in relation to the offense which is the subject matter of inquiry or trial held by him, कि जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आप इंक्वायरी और ट्रायल कर रहे हैं उस मैटर से रिलेटेड तो पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर रही है। The magistrate shall stay the proceeding of such inquiry or trial. Of such inquiry or trial of what matter? Of the complaint case, and call for the report on the matter from the police officer conducting the investigation. तो पुलिस रिपोर्ट पर सॉरी जो पुलिस हमारी यहाँ पे क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रही है, उससे हम पुलिस रिपोर्ट मंगाएंगे, मतलब बोलेंगे चार्जशीट सबमिट कीजिए। ओके, सबसेक्शन 2। अब ये क्या है इसका, ये आगे इसका रिजल्ट है। दो चीजें हो सकती है, या तो सबसेक्शन 2 हो सकता है या सबसेक्शन 3 हो सकता है। सबसेक्शन 2 में बोला है दैट if a report is made by investigating officer under subsection 173 and on such report cognizance of offence is taken by the magistrate against any person who is an accused in the complaint case। पता चला कि हम 173 पे जो यहाँ से रिपोर्ट मंगाई, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट ने क्या कर लिया, कॉग्निजेंस ले लिया है एंड उनको अपीयर हुआ कि सेम है, ऑफ अक्यूज क्या है, सेम है, who is an accused in the complaint case also. Magistrate shall inquire into or try together complaint case and case arising out of the police report, FIR वाला case, as if both the cases were instituted on police report. Clear? तो दोनों मैटर्स को क्या करेंगे, साथ में ट्राई करेंगे as if पुलिस रिपोर्ट ही फाइल की गई थी। सबसेक्शन 3, if the report does not relate to any accused in the complaint case, कंप्लेंट केस में जो अक्यूज था वो पुलिस रिपोर्ट जब आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सबमिट की, वहां से अक्यूज रिलेट नहीं करता, मतलब अक्यूज अलग अलग हैं दोनों में, देन to any accused in the complaint case or if the magistrate does not take cognizance of offence and on police report, अगर पुलिस रिपोर्ट पे वो cognizance नहीं लेते हैं, he shall proceed with the inquiry or trial।
इंक्वायरी ऑफ ट्रायल ऑफ व्हाट, कंप्लेन केस, विच वाज स्टेड बाय हिम। और स्टे किसको किया था, कंप्लेन केस को हमने यहाँ स्टे किया था। ये देखो, ये कंप्लेन केस को स्टे किया था, हम इससे प्रोसीड करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, अगर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं पुलिस रिपोर्ट वाले मैटर पे, तो वो प्रोसीड करेंगे किस पे, कंप्लेंट केस वाले उस मैटर को प्रोसीड करेंगे जो उन्होंने पहले स्टे कर दी थी। ओके, सो यस, दैट वाज ऑल इन टुडेज सेशन। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। काफी अच्छी और टेक्निकल चीजें थी, काफी मजा आया होगा। स्पेसिफिकली 210 में मजा आया होगा क्योंकि यहाँ से स्टूडेंट्स इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने नोट्स कुछ इसी तरीके से बनाएगा, थोड़ा इजी याद हो जाएगा ना, इजीली हो जाएगा। स्पेसिफिकली जैसे यस 204, स्पेसिफिकली 204 का मामला हो गया है। देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम सीआरपीसी को इस तरीके से डील करने वाले हैं जिस तरीके से एक प्रोसीजर चलती है एक्चुअल प्रैक्टिस में। एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर आप कोर्ट जाके देखेंगे तो आपको थोड़ा ही एकेडमिक्स या बैरेक्ट वाला कंसेप्ट थोड़ा वहां कम समझ आएगा, until and unless you have a very good command over बैरेक्ट। So make sure that you have a good command of बैरेक्ट even if you are practicing or even if you are trying to go for judiciary. Okay, so yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.